हुमायूं मिर्जा ने एल्बर्ट से कहा, मिस्टर एल्बर्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? एल्बर्ट झुंझला गया। बोला, अब मैं हर सवाल का जवाब अपने वकील की मौजूदगी में दूंगा। हुमायूं मिर्जा ने कहा, शौक से दें, फोन आपके सामने मौजूद है। फिर वो उर्दू में इंस्पेक्टर से बोला, आला कत्ल बरामद हुआ? इंस्पेक्टर ने कहा, जी हाँ, वो मेरे पास मौजूद है। हुमायूं मिर्जा ने कहा, लाओ मुझे दो, वरना ये गोरा हमारे लिए खामखा मुसीबत खड़ी कर देगा। इंस्पेक्टर ने खामोशी से वो रिवॉल्वर निकालकर हुमायूं मिर्जा को दे दिया जिससे मैंने कत्ल किया था। हुमायूं मिर्जा ने जेब से रबड़ का ग्लव निकाल कर पहना और एल्बर्ट की नजर बचाकर रिवॉल्वर पर लिपटा हुआ रुमाल खोल दिया। फिर कुछ सोचकर उसने रिवॉल्वर पर दोबारा एहतियात से रुमाल लपेटा और इंस्पेक्टर से बोला, मुझे कोई दूसरा रिवॉल्वर दो। इस गोरे की दुश्मनी में मुझसे अभी एक अहम सबूत जाया होने वाला था। इंस्पेक्टर ने दराज खोलकर वो रिवॉल्वर निकाल लिया जो तैमूर से छीना था। हुमायूं मिर्जा ने भी अभी तक रबड़ का वो दस्ताना पहन रखा था। वो तैमूर का रिवॉल्वर हाथ में लेकर यूं ही टहलता हुआ एल्बर्ट के पास पहुंचा और उसके नजदीक एक कुर्सी पर बैठकर निहायत खुश अखलाकी से बोला, आपको तकलीफ देने की माजरत चाहता हूं सर, मगर क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, अपने इख्तियारात से तजावुज नहीं कर सकता। फिर वो रिवॉल्वर के चैम्बर खोलकर सरसरी अंदाज में उसका जायजा लेने लगा। अचानक वो एल्बर्ट से मुखातिब हुआ, आपको हथियारों की पहचान है? एल्बर्ट बोला, सिविल सर्विस ज्वाइन करने से पहले मैं नेवी में था। उसने यूं कहा जैसे नेवी में होना बहुत ही एजाज की बात है। हुमायूं मिर्जा ने हंसकर रिवॉल्वर की तरफ इशारा किया, फिर तो आप इन खिलौनों से खूब वाकिफ होंगे। इस पर मेड इन जर्मनी के अल्फाज मौजूद हैं, मगर मुझे शुबा है कि ये किसी जाली कंपनी का कारनामा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बकवास से आखिर हुमायूं मिर्जा का मकसद क्या था। एल्बर्ट ने गैर शऊरी तौर पर रिवॉल्वर उठा लिया, उसे अच्छी तरह उलट पलट कर देखा, उसका चैम्बर खोलकर उसका जायजा लिया और दोबारा मेज पर रखते हुए बोला, आपका शुबा दुरुस्त है मिस्टर मिर्जा, ये रिवॉल्वर वाकई जाली है। हुमायूं मिर्जा मुस्कुराया, बोला, थैंक यू वेरी मच मिस्टर एल्बर्ट, आपने मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। ये कहते हुए उसने जेब से रुमाल निकाला और रिवॉल्वर पर डालकर उसे उठा लिया। इस दौरान में एल्बर्ट फिर फोन की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। हुमायूं मिर्जा ने इंस्पेक्टर को इशारा किया, वो रिवॉल्वर लेकर वहां से हट गया। अब सारी सूरत हाल मेरी समझ में आने लगी थी। हुमायूं मिर्जा उस कांस्टेबल के कत्ल में एल्बर्ट को भी मुलव्विस करना चाहता था। इंस्पेक्टर कह सकता था कि इन दोनों रिवॉल्वर्स से फायर हुए हैं। इसका फैसला तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही होता कि कांस्टेबल की मौत किस रिवॉल्वर की गोली से वाक़ हुई है। एल्बर्ट का राब्ता शायद सिफारत खाने से हो नहीं पा रहा था। वो कुछ बड़बड़ाया और दोबारा नंबर मिलाने लगा। इस मर्तबा उसे लाइन मिल गई। दूसरी तरफ शायद सेक्रेटरी लेवल का कोई अफसर था। एल्बर्ट ने उसे बताया कि मुझे चंद लोगों ने अगवा कर लिया था, फिर पुलिस ने मुझे उनके चुंगल से छुड़ा लिया, मगर अब ये लोग मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। फिर बोला, ठीक है, आप खुद ही बात कर लें, पुलिस कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं। ये कहकर उसने रिसीवर हुमायूं मिर्जा की तरफ बढ़ा दिया और बोला, फर्स्ट सेक्रेटरी इज ऑन द लाइन। हुमायूं मिर्जा ने बावक्कार लहजे में कहा, हेलो। जी हाँ। क्यों? इसलिए कि आपका अफसर पुलिस के कांस्टेबल के कत्ल में इन्वॉल्व है। सिफारती कानून अपनी जगह पर, मगर मैं कत्ल के एक मुलजिम को बगैर किसी जमानत के कैसे छोड़ दूं? नहीं सर, आपकी जमानत नहीं, मुझे कोर्ट की जमानत चाहिए। मैं तो इसका रिमांड लेने की कोशिश भी करूंगा। फिर वो खामोश होकर दूसरी तरफ की बातें सुनता रहा। कुछ देर के बाद बोला, जी हाँ, आपका हक है ये। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिफारती सतह पर एहतजाज करें, मगर मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ। जी, ओके, यू कैन गो टू पीएम, आई वॉन्ट माइंड। ये कहकर उसने फोन पटक दिया। फिर वो इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ, इन सबको लॉकअप में बंद कर दो, मैं रात को इनसे बात करूंगा। और हाँ, इस कामरान की तरफ से बहुत मोहतात रहना, वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने टोपी सर पर जमाई, स्टिक बगल में दबाई और नपे तुले कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। हुमायूं मिर्जा वाकई बावसूल, फर्ज शनास और निडर शख्स था। उसके खानदान के कुछ लोग सेंट्रल मिनिस्टर भी थे। वो खुद एक बड़े सियासी घराने का बेटा था। सिफारत खाने की गीदड़ भभकियों में आने वाला नहीं था। शायद इसलिए वो बड़े से बड़े तुर्रम खान से मरूब नहीं होता था। यही वजह थी कि उसके दुश्मनों ने मेरे जरिए उसकी जान लेना चाही थी। वो जब एक गैर मुल्की सिफारतकार से इस अंदाज में बात कर सकता था तो मकामी बदमाशों के लिए तो वो अजाब ही होगा। मैं ये भी जानता था कि वो मेरा हुलिया बिगाड़ देगा, मगर उसके बावजूद वो आदमी मुझे पसंद आया। इस किस्म के अफसरान हमारे मुल्क में भी हैं, मगर आटे में नमक के बराबर, बल्कि उससे भी कम। इंस्पेक्टर ने एल्बर्ट को हथकड़ी तो नहीं लगाई, मगर बहुत हतक आमेज अंदाज में मुखातिब हुआ, ए मिस्टर, खड़े हो जाओ और खुद ही लॉकअप में चले जाओ। एल्बर्ट खामोशी से लॉकअप की तरफ बढ़ गया। मुझे जग्गू की भी फिक्र थी, वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। ये बात एक तरह से खुशाइंद भी थी कि वो ग्लोरिया और कांता को हमारी गिरफ्तारी की इत्तला दे सकता था।
अब जग्गू और ग्लोरिया ही से मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे पुलिस के शिकंजे से छुड़ाने के लिए कुछ कर सकें। इंस्पेक्टर ने मेरी गर्दन पर हाथ जमाते हुए कहा, ए हवालात में चलो। मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं तुम्हारी, मैं भी तो देखूं कि तुम कितने बड़े दहशतगर्द हो। इस पर विनोद पांडे फिर पागलों की तरह हंसने लगा। वो जब भी हंसता उसी तरह हंसता, जैसे दूसरों की तौहीन कर रहा हो, मजे का उड़ा रहा हो। उसके हंसने से मेरी हड्डियां तक सुलगने लगती। इंस्पेक्टर ने उसके मुंह पर उल्टा हाथ रसीद करते हुए कहा, अभी तुम्हारी सारी हंसी हवा हो जाएगी। मामला एक गैर मुल्की सिफारतकार का है। फिर वो तैमूर से मुखातिब हुआ, बोला तुम्हारा इन लोगों से क्या ताल्लुक है? तैमूर बोला, कुछ भी नहीं, मुझे तो ये लोग यूं ही पकड़ लाए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसने हम तीनों को धकेल कर लॉकअप में बंद कर दिया। एल्बर्ट को उन्होंने हमसे अलहदा बंद किया था। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि आज की रात हम सब, खास तौर पर मुझ पर, बहुत भारी गुजरेगी। तैमूर ने भी मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की। ये उसके हक में बेहतर ही था। अगर उसका ताल्लुक मुझसे साबित हो जाता तो मेरी तरह उसे भी एक अजाब से गुजरना पड़ता। अभी हमें वहां मुश्किल से आधा ही घंटा गुजरा था कि एक हवालदार पहुंच गया और बोला, तुम में से कामरान कौन है? वो मेरे मुंडे हुए सर और पंडितों वाले हुलिये से धोखा खा गया था। उसके साथ 2 बंदूक बरदार कांस्टेबल और भी थे। वाकई वहां हर तरफ मेरे नाम की दहशत थी, वरना एक आम मुल्जिम के लिए पुलिस इतना एहतमाम कब करती है। मैं भी लॉकअप में बंद था, मगर वो दोनों मुझ पर यूं बंदूकें ताने खड़े थे जैसे मैं धुआं बनकर सलाखों में से निकल जाऊंगा। हवालदार ने बहुत एहतियात से दरवाजा खोला। बंदूक बरदार कांस्टेबल मजीद मुस्तैद हो गए। हवालदार ने जेब से हथकड़ी निकालकर मुझे लगाई और उसकी जंजीर का दूसरा सिरा मजबूती से पकड़कर लॉकअप से बाहर निकल आया। मैं इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा तो वहां पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्जा मौजूद था। उसने नए सिरे से मेरा जायजा लिया और बोला, तुम कामरान हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्या तुमने सिर्फ यही पूछने के लिए बुलाया है? उसे मैंने आपकी बजाय तुम कहकर मुखातिब किया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं लड़खड़ा कर रह गया। उसने तपे हुए लहजे में कहा, आइंदा मुझसे बात करते हुए मोहतात रहना। मैंने हंसकर कहा, वाह कमिश्नर साहब, हाथ पैर बंधे हुए हों तो खूंखार शेरों पर खारिश ज़दा कुत्ते भी गुर्राने लगते हैं। मैं खुद को उसके दूसरे थप्पड़ के लिए जहनी तौर पर तैयार करने लगा। वैसे भी उसका हाथ बहुत सख्त था। उसने थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, मगर फिर कुछ सोच कर रोक लिया और इंस्पेक्टर से बोला, इसे वहीं पहुंचा दो जहां मैंने कहा है। इंस्पेक्टर ने मुस्तैदी से कहा, राइट सर, मैं भी इसकी शिफ्टिंग का बंदोबस्त करता हूँ। हुमायूं मिर्जा ने अचानक अपनी टोपी और छड़ी उठाई और नपे तुले कदम रखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर ने अपने मातहत को हुक्म दिया, इसे अभी दोबारा लॉकअप में ले जाओ। मेरी वापसी भी उसी अंदाज में हुई। मुझे यकीन था कि अगर मैं झूठ मूठ भी कोई ऐसी वैसी हरकत करता तो वो लोग फायर करने में देर न करते। हेड कांस्टेबल मेरी हथकड़ी की जंजीर पकड़े मेरे साथ साथ था। अचानक वो सरगोशी में बोला, मेरा दिल आपको मुजरिम नहीं मानता सरकार, जरूर इन लोगों से कोई भूल हुई है। फिर राजदाराना लहजे में बोला, सरकार को मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मैंने पूछा, तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बोला, आपको खाने पीने की चीजें और 5 सिगरेट तो लाकर दे ही सकता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे जरूरत पड़ी तो तुम्हें तकलीफ दूंगा। मगर उसे तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 घंटे बाद मुझे इंस्पेक्टर ने फिर तलब किया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर जीप में बिठा दिया। जीप का इंजन गुर्राया और वो तेज रफ्तारी से रवाना हो गई। वो लोग मुझे न जाने कहां ले जा रहे थे। बहरहाल ये तय था कि वो मुझे किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां खतरनाक किस्म के मुल्जिमों से इकबाल जुर्म करवाया जाता है। मेरा अंदाजा था कि जीप 1 घंटे तक चलती रही है। उसके रुकते ही किसी ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर घसीट लिया। घसीटने वाले ने ये ख्याल भी न किया कि गिरने से मेरे घुटनों की खाल उधड़ सकती है। फिर 2 आदमी दोनों तरफ से मुझे पकड़कर घसीटते हुए एक तरफ ले चले। मेरी आंखों से पट्टी खोली गई तो मैंने खुद को एक बड़े से हॉल कमरे में पाया। वहां बड़ी सी जहाजी साइज टेबल थी जिसके चारों तरफ पुलिस और आर्मी के अफसरान बैठे हुए थे। वो सब शक्लों से ही घाघ और सफाक लग रहे थे। उनके करख्त चेहरे चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहे थे कि उन्होंने किसी पर रहम खाना सीखा नहीं। इन्हीं अफसरान में हुमायूं मिर्जा भी था। सफेद बालों और खुर्रान चेहरे वाले एक अफसर ने करख्त लहजे में कहा, तुम्हारा पूरा नाम मोहम्मद कामरान है? मैंने सिर्फ इस बात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। उसने नफरत भरे लहजे में पूछा, तुम पाकिस्तानी हो? मैंने कहा, मेरे साथ यही तो ट्रेजेडी है। अगर आप लोगों की बजाय यहाँ पाकिस्तानी अफसर होते तो वो भी मुझसे यही सवाल करते कि तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है। इस मर्तबा हुमायूं मिर्जा गुर्राया, फजूल बकवास नहीं चलेगी, जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दो। मैंने कहा, मैं कभी पाकिस्तानी था, मगर अब तो हुकूमत पाकिस्तान भी मेरे सर की तलबगार है। सफेद बालों वाले अफसर ने पूछा, अपना पासपोर्ट दिखाओ।
मैंने ठिठाई से झूठ बोला, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। सफेद बालों वाला तंजिया लहजे में बोला, गुम हो गया है या गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुए हो, जहां तुम्हारी एंट्री का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सफेद बालों वाले के दाईं तरफ बैठा हुआ एक मोटा सा आदमी बोला, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? मैंने एतमाद से कहा, किसी के लिए भी नहीं। हुमायूं मिर्जा पुरख्याल अंदाज में बोला, मेरा ख्याल था कि तुम अपने आप को तकलीफ में मुब्तला किए बगैर ही सब कुछ बता दोगे, मगर लग रहा है कि मेरा ख्याल गलत था। सफेद बालों वाले ने सवाल किया, जहां तुम्हारा कांटेक्ट किस तंजीम या ग्रुप से है? मैंने कहा, किसी से भी नहीं। सफेद बालों वाले ने पूछा, तुम उस गांव में क्या कर रहे थे? मैंने कहा, वहां तो मुझे वो इंग्रेज ले गया था। मैंने जानबूझकर एल्बर्ट के लिए इंग्रेज का लफ्ज इस्तेमाल किया। सफेद बालों वाले की आंखें चमकने लगी। बोला, उसे तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता, वो तो मुझे बस यूं ही सरे राह मिल गया था। कहने लगा, मुझे यहाँ की मकामी जबान नहीं आती, मुझे एक आदमी से बहुत जरूरी काम है, तुम मेरी हेल्प कर दो। मेरे मुलाजिमीन मकामी जबान तो जानते हैं मगर इंग्लिश नहीं जानते। उस आदमी से मुझे तफसील से बात करनी है, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरे साथ चलें। मैंने फौरी तौर पर एक कहानी घड़ी। सफेद बालों वाले ने पूछा, फिर क्या बात हुई? मगर उसके लहजे में अब वो करख्तगी नहीं थी। मैंने कहा, फिर वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। वहां उसे किसी गुरधारी से मिलना था और वो किसी दस्तावेज के सौदे पर बात कर रहे थे। हुमायूं मिर्जा ने जल्दी से कहा, कौन गुरधारी? मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता। फिर वहां दो आदमी और आ गए, दोनों बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे थे। मैंने विनोद पांडे और तैमूर के हुलिये उन्हें बताए। गुरधारी ने कहा, मैंने अपने दोस्त प्रकाश को भी बुला लिया था ताकि हमें बातचीत करने में आसानी हो। प्रकाश ही उस दूसरे आदमी को अपने साथ लाया था, मगर वो बातचीत के वक्त मौजूद नहीं था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। उस गैर मुल्की ने कहा था कि इस डील में जितने कम लोग इन्वॉल्व हों उतना ही अच्छा है। मुझे भी इन लोगों ने दूसरे कमरे में भेज दिया था। सफेद बालों वाला तंजिया अंदाज में बोला, बोलते रहो, अच्छी खासी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने कहा, फिर पहले तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करते रहे, फिर उनमें किसी बात पर झगड़ा होने लगा, आखिर में बात मारपीट तक आ गई। मैं भागकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो उस गैर मुल्की ने गुरधारी के दोस्त प्रकाश को बांध रखा था और रिवॉल्वर हाथ में लिए खड़ा था। मैंने बेखबरी में उसे दबोच लिया और प्रकाश के दोस्त की मदद से उसे भी बांध दिया। प्रकाश ने बताया कि गुरधारी वहां से कहीं भाग गया है। मैं अभी उससे तफसील पूछ ही रहा था कि पुलिस आ गई। बस यही है तमाम तफसील। मैंने बात खत्म करके तवील सांस लिया। सफेद बालों वाले ने कहा, वेरी गुड मिस्टर कामरान, तुम अगर फिल्म स्टोरी राइटर बन जाओ तो एक एक फिल्म के लाखों कमाओगे, खामखा अपना टैलेंट जाया कर रहे हो। फिर वो हुमायूं मिर्जा से मुखातिब हुआ, बोला, मिस्टर मिर्जा, सुबह तक इसकी जबान से हकीकत सुनना चाहता हूँ। हुमायूं मिर्जा ने मुस्तैदी से कहा, ओके सर। मीटिंग बर्खास्त हो गई। फिर मुझे एक ऐसे लॉकअप में पहुंचा दिया गया जहां मुख्तलिफ किस्म के आलाते तशद्दुद पड़े थे। नौकीली कीलों वाले तख्ते, जंजीरें, बाल्टियां, डंडे, रस्सियां और इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचाने के आलात। तकरीबन 1 घंटे के बाद 4 तनोमंद कांस्टेबल्स के साथ हुमायूं मिर्जा उस टॉर्चर सेल में दाखिल हुआ। उसके तेवर मुझे बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। उसके साथ आने वालों के चेहरों से भी दहशत टपक रही थी। हुमायूं मिर्जा ने अपने मातहतों को हुक्म दिया, इसके कपड़े उतार दो। अचानक वो चारों मुझ पर टूट पड़े। मैं अगर चाहता तो उन चारों का झटका एक साथ कर देता, मगर हुमायूं मिर्जा के हाथ में सर्विस रिवॉल्वर था और मैं ये भी जानता था कि उसका निशाना बहुत बेहतरीन है। 1 मिनट से भी कम अरसे में उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। कपड़े उतरने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि बेलिबास इंसान की सोच में कितना फर्क पड़ जाता है। वो एतमाद से बिल्कुल महरूम हो जाता है। मैं उस वक्त अपनी ही नजरों में गिर गया था। फिर हुमायूं मिर्जा के हुक्म पर उन्होंने मेरे दोनों हाथों में कड़े डाले और हाथों के बल मुझे छत से लटका दिया। मेरे पांव जमीन से 1 फुट ऊपर थे और मैं फजा में मौल्लक होकर रह गया था। हुमायूं मिर्जा ने उन्हें हुक्म दिया, अब तुम लोग जाओ, जरूरत हुई तो दोबारा बुला लूंगा। वो सब चले गए तो हुमायूं मिर्जा आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया और सिगार सुलगा लिया। वो शायद ये समझ रहा था कि जब मेरे वजनी जिस्म का वजन हाथों पर पड़ेगा तो मैं 10 ही मिनट में हलकान हो जाऊंगा, मगर उसे इल्म नहीं था कि मेरे बाजू नहीं फौलाद थे और मेरे जिस्म में खून नहीं, गोया तेजाब दौड़ रहा था। उस वक्त तो मेरी यही कैफियत थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उस हरामजादे हुमायूं मिर्जा के साथ भी यही सलूक करूं ताकि उसे एहसास हो कि इंसानियत की तजलील करना कितना बड़ा पाप है। मगर था तो वो भी पुलिस वाला, और पुलिस वाला पाकिस्तान का हो या भारत का, सिवाय चंद एक के महज पुलिस वाला ही होता है। उसे भला इंसानियत से क्या सरोकार। जब हुमायूं मिर्जा का सिगार आधा हो गया तो वो इत्मीनान से उठा और आबनूसी और भारी भरकम डंडा उठा लिया। उसने टपट कर पूछा, तो तुम्हारा ताल्लुक किसी भी गैंग से नहीं है? मैंने कहा, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक किसी भी गैंग से न कभी था और ना है, ना कभी होगा। उसने मेरा जुमला काट दिया, बोला, हरामजादे, और मेरे पेट में वो ठोस डंडा इतनी जोर से मारा
कि फौरी तौर पर मैं सांस लेना भूल गया। मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो एक डंडे में उसका काम तमाम हो जाता। फिर तो गोया उस पर जुनून सवार हो गया। वो मुझे जानवरों की तरह मारने लगा। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो मैंने अपने पैर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया, मगर इससे पहले मैंने उसे वार्निंग देना मुनासिब समझा। मैंने नहीफ लहजे में कहा, मिस्टर मिर्जा, मुझ पर यूं तशद्दुद करने का कोई हक नहीं है तुम्हें, और मर्द हो तो फिर मर्दों की तरह मुकाबला करो। बांध कर तो कोई बच्चा भी किसी की पिटाई कर सकता है। हुमायूं मिर्जा ने हंस कर कहा, तू क्या समझता है कमीने, मैंने तेरी प्रोफाइल देखी है, तू मार्शल आर्ट्स का माहिर है। मार्शल आर्ट्स का माहिर तो मैं भी हूँ, मगर इस वक्त तेरे चढ़ावे में नहीं आऊंगा। मुझे सीधी तरह बता दे कि तेरा ताल्लुक किस इंटरनेशनल गैंग से है। उसने मेरे सर, हाथों, कमर और सीने को लहूलुहान कर दिया था और सर से बहने वाला खून आंखों पर आ गया था। इसलिए हुमायूं मिर्जा मुझे नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी नफरत भरी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने हुज्जत तमाम करने को कहा, अब मुझ पर हाथ मत उठाना हुमायूं मिर्जा, वरना। उसने पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर घूंसा मारना चाहा। बोला, वरना? मगर वो खुद ही न जाने कैसे डिसबैलेंस हो गया और उसका घूंसा मेरे चेहरे की बजाय दाएं शाने पर पड़ा। मुझे अब उसका अक्स धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मैंने अचानक खेल खत्म करने का फैसला कर लिया। हुमायूं मिर्जा जूं ही आगे बढ़ा, मैंने अपने जिस्म को हाथों पर बैलेंस किया और उसकी कमर में टांगों से कैंची डाल दी। उसने बहुत हाथ पांव मारे, मगर अब मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने 2 ही झटकों में कड़ों में लगी हुई जंजीरें तोड़ दी। फिर मैंने हाथों से वो कड़े भी निकाल फेंके। जंजीरें टूटने की वजह से मैं जमीन पर गिर गया था, मगर मैंने हुमायूं मिर्जा को नहीं छोड़ा। वो चाहता तो आवाज देकर अपने आदमियों को बुला सकता था, मगर वो तो मुझे हैरत से जंजीरें तोड़ते देख रहा था। आजाद होने के बाद मैंने झपट कर कमरे का दरवाजा अंदर से बोल्ट किया। उस वक्त मैं ये भूल गया था कि हुमायूं मिर्जा मुसल्ला भी है। उसने अचानक अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया और फायर करने ही वाला था कि मैंने नजदीक ही रखी हुई बाल्टी उस पर उछाल दी। बाल्टी से उसे चोट तो नहीं लगी, मगर वो वक्ती तौर पर बौखला गया। मेरे लिए इतनी ही मोहलत काफी थी। मैंने छलांग मारकर उसे दबोच लिया। मैंने उसकी दोनों कलाइयां पकड़कर कहा, तू भी मार्शल आर्ट्स का माहिर है ना, चल फिर मुझसे मुकाबला कर।